अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा सलाम। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ आप लोगों का। सबसे पहले मैं मुनव्वर सईद साहब से सवाल इसलिए करूँगा क्योंकि मुनव्वर साहब इस वक्त सबसे सीनियर हैं यहाँ पर और इनकी सीनियर होने की ये मिसाल है कि मैंने पहली दफ़ा कोई शख्स देखा जिसने अनवर मकसूद साहब को कहा बेटा कैसा है तू। मुनव्वर साहब मुझे बताइए कि टीवी इस वक्त क्या हमारे माशरे की अक्कासी कर रहा है जो टीवी पे काम हो रहा है? इतराज तो बेशुमार लोग करते हैं और करते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, टीवी क्या था, जब पीटीवी था सिर्फ तो क्या बातें होती थी। और अब जब बेशुमार चैनल बन गए हैं और काम भी बेशुमार हो रहा है, तो अब उस पर एतराज़ करने के लिए हम लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि सच्ची बात यह है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आनी ज़रूरी होती है। अगर तब्दीली ना आए तो वो काम वहीं रुक जाता है जो काम आप करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि पीटीवी जब अकेला था तो उस वक्त हफ्ते में एक ड्रामा होता था और हमारे पास 8 दिन होते थे तैयारी के लिए, रिहर्सलें 4-4 दिन, 5-5 दिन, बल्कि 6 दिन रिहर्सल होती थी। कैमरा रिहर्सल मिला के ये बैठे हुए हमारे टीवी के हमारे दोस्त हैं बहुत प्यारे खालिद रियाज साहब, ये जानते हैं कि किस तरह से हम लोग रिहर्सल किया करते थे और सब होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब काम बढ़ता चला गया, चैनल बहुत हो गए और ड्रामे पता चला कि अब महीने में कोई 80 ड्रामे बनते हैं, तो क्या करें आदमी। तो रिहर्सल का भी तसव्वुर खत्म हो गया, रिहर्सल का वक्त ही नहीं, भाग दौड़ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आज भी कहीं कहीं बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और पहले जिसका हम हवाला देते हैं पीटीवी के दौर का, उस वक्त भी जो काम होता था उसमें 50% अच्छा काम होता था और 50% ऐसे ही होता था। क्यों कि अच्छा काम हमेशा कम हुआ है, हमेशा अच्छा काम कम हुआ है। तो मैं इस सिलसिले में ये जो मैंने ये गुफ्तगू एक ऐसी कर दी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें तर्जुमान तो ज़रूर है हमारा टीवी माशरे का, लेकिन माशरे के तर्जुमान होने के साथ साथ माशरे के बारे में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश भी हमारा ही फ़र्ज़ है, हमारे टीवी का ही फ़र्ज़ है, हमारे चैनलों का फ़र्ज़ है। जिस फ़र्ज़ से हम ज़रा हाथ खींच रहे हैं, इस पे तकलीफ़ होती है। इंशाअल्लाह उम्मीद मुझे यही है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये चूँकि नया नया शुरू हुआ है काम बहुत ज़्यादा ड्रामे बनने का, इसलिए ये होने लगा। लेकिन इसके बावजूद मैंने अभी चंद ड्रामे देखे जो बहुत आला ड्रामे थे और उसमें बाकायदा पैगाम दिया गया है। सर उसमें एक मेरा था, एक काशिफ निसार साहब का था। लेकिन सर यहाँ पे असगर नदीम सैयद साहब मौजूद हैं। सर आपका ताल्लुक तदरीस से रहा है, मुल्तान और लाहौर दोनों आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं और जिस तरह के ड्रामे आपने लिखे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा था बैक स्टेज के, चांद ग्रहण ड्रामा असगर साहब ने लिखा, आप सब ने देखा होगा। तो ऐसे ड्रामे खुले हाथ से मैंने कहा कि आपने लिखा, किसी ने आपको रोका नहीं। आप उसमें एक ऐसी औरत भी दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश जाना चाहती है और एक ऐसा ख़ानदान भी दिखा रहे हैं जो सिंध में बसता है। तो आपने अदाकार भी मौजूद थे और वही बात के खुले हाथ से लिखा। आज वैसा काम आपको देखने को मिल रहा है टीवी पे? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मौजू चूँकि इसी हवाले से है, तर्जमानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सबके सामने गुजारिश ये करूँगा कि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है और इसके इश्यूज़ मल्टीपल हैं और इसके इश्यूज़ एक सूबे से दूसरे सूबे से भी मुख्तलिफ हैं और कई ज़बानें हैं, कई कल्चर हैं जो आपस में एक यगानगत भी रखते हैं और आपस में एक फैमिली की तरह से भी रहते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो ड्रामे हो रहे हैं इनमें एक ख़ास किस्म की यकसानियत है। वो सोसाइटी जो मसाइल का गढ़ हो, वो सोसाइटी जहाँ पॉलिटिकल
समाज जो है वो हर लम्हे बदल रहा हो, जहां बहुत बड़े क्वेश्चंस हों जमहूरियत पर, जहां बहुत बड़े क्वेश्चंस हों इकोनॉमिक्स पर, तो जहां बहुत बड़े क्वेश्चंस हों तालीम के शोबे पर, तो वहां पर वो इश्यूज किधर हैं? वो इश्यूज जो मेरे मुल्क के असल इश्यूज हैं वो कहाँ हैं? तो मैं वो देखना चाहता हूँ। एक अनअटेंडेड क्लास है जो ये नहीं देख रही, मैं चाहता हूँ उसको अटेंड किया जाए, वो भी देखें, उनको उनके मसाइल शोकेस किए जाएं, बताए जाएं, सिर्फ बताए ना जाएं, उनको एक तरह से इंटरप्रेट किया जाए, उनकी तफहीम की जाए। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ यूं होगा कि इस वक्त दुनिया आपको पता है टिप्स के ऊपर आ चुकी हुई है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन और मुख्तलिफ किस्म के आ चुके हैं चैनल्स, ऐप्स आ चुकी हैं, और तो आज का जो व्यूअर है वो एक एक सेकंड के बाद नई से नई चीज़ निकाल लाता है। अभी हमारे यहाँ कोरियन ज़बान नहीं समझी जाती, लेकिन मैंने देखा कि उनके ड्रामों ने अपनी एक मार्केट यहाँ बनाई है। सो पॉइंट इज़ दिस कि मैं, जैसे कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में हूँ और मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो स्टूडेंट्स हैं लड़कियाँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि बच्चियों मुझे ये बताओ कि ये जो ड्रामे इसमें जो लड़कियाँ दिखाई जा रही हैं आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ है? क्या आप देखती हैं, क्या आप एग्री करती हैं उस सोच से? तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहती हैं कि नहीं, ये ड्रामे हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। क्यों? कि हमारा मसला शादी नहीं है, हमारा मसला जॉब है, आइडेंटिटी है, हमारा मसला इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाना है, हमारा मसला एक मर्दाना समाज के अंदर औरत को स्पेस दिलवाना है। तो ये वो इश्यूज हैं जो शायद एड्रेस नहीं हो रहे। तो बहरहाल अच्छा काम हो रहा है, मुझे इससे कोई वो नहीं, बहुत अच्छी बात की सर बेशक आपने। अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मेरी सोसाइटी कुछ और चाहती है। दिन रात आप देख रहे होंगे यूट्यूब से लेकर कई जगहों पर एक प्रोटेस्ट, कई तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तो वो इश्यूज किधर है? सो बलूचिस्तान का इशू किधर है? बलूचिस्तान में एक इशू नहीं है। सिंध की औरत की जो तस्वीर नूरुल हुदा शाह के पास है वो आपने नहीं देखी, वो नहीं देखी, वो उसके पास है, वो दिखाना चाहती है, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं है, उसके लिए समाज के पास वो जगह नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये है हमदर्दाना तौर पर कि प्लीज़ प्लीज़ आप राइटर्स को गाइड ना करें, राइटर्स को खुद लिखने दें, उनको आइडेंटिफाई करने दें कि उनके असल मसाइल क्या हैं और उनकी जड़ें तारीख में कहाँ जाती हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की सर आपने, मगर मेरे ख्याल में उस ज़माने में अगर ये मुमलकत खुदादाद के मसाइल पे रोशनी डालते थे तो अवार्ड टीवी पे ही दिए जाते थे। आज नामालूम मकामात पे ले जाके दिए जाते हैं अगर ज़्यादा रोशनी डल जाए तो, ये भी एक वजह है। नूरुल हुदा शाह साहिबा से मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई, एक बहुत छोटी सी, और मैंने उनसे वहाँ पूछा कि आपने लिखना क्यों बंद कर दिया है। तो मैं चाहूँगा वही जवाब दें जो आपने मुझे दिया था कि आपने लिखना क्यों बंद कर दिया। जवाब तो असगर दे चुके। थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद खोल कर कहूँ, जो बात आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बात दरअसल ये है कि टेलीविज़न मुआशरे का ख़रीदार बन गया है और मुआशरा इस वक्त काबिल फ़रोख्त हालत में, मुआशरा इस वक्त काबिल फ़रोख्त हालत में मौजूद है। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं इसे ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है। जिस पोजीशन में इस वक्त मुआशरा है, जिस डिक्लाइन की तरफ तेज़ी से जा रहा है, जिसमें फ़र्द के सर्वाइवल का मसला आ गया है, इंसान अपने दायरे में महदूद, हमारे मुआशरे का फ़र्द जो है मेरा क्या होगा, और ये मेरे जो बाकी दुश्मन बने हुए हैं लोग, मेरे घर के अफराद, इनसे मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊं जो मुझे जीने नहीं दे रहे। इस पॉइंट पर मुआशरा खड़ा हुआ है। सो अब मैंने इसलिए मैं ये लिख सकती हूँ, मगर इसकी डिमांड जो है, क्योंकि मैंने कहा कि मुआशरा इस वक्त काबिल फ़रोख्त हालत में मौजूद है और टीवी उसका ख़रीदार है। सो टेलीविज़न तकाज़ा करता है कि मैं ये जो माल ऑडियंस की, व्यूअर की सूरत में ख़रीद रहा हूँ,
मुझे इसकी रेटिंग चाहिए, मुझे इसकी पूरी कीमत चाहिए, क्योंकि मैं इसका ख़रीदार हूँ, मुझे इसकी पूरी कीमत चाहिए। इसलिए बात वही है, वही रोना धोना है, वही चीज़ें हम भी अलमिया दिखाते थे समाज का, और ये सारा कुछ था, लेकिन बात करने का तरीका बदल चुका है। आज जो ख़रीदार जो बात मांग रहा है, जिस तरह आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जुमले का मयार वहाँ आ गया है, सिचुएशन का मयार वहाँ आ गया है कि जैसे आप फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे गुज़रते चले जाएं। सो इस सूरत हाल में लिखना, फिर एक राइटर के लिए लिखना यूँ भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जो डायलॉग लिखते हैं, कोई भी राइटर जो डायलॉग एक्चुअली जिसे हम डायलॉग कहते हैं, जिसमें मुआशरे से मुखातिब होकर ऐसा मैसेज खामोशी के साथ दिया जा रहा है जिसके कुछ मानी हैं जो अपना असर छोड़ेगा, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल जो बच्चे काम कर रहे हैं वो जुमला वो अदा कर ही नहीं सकते। राइटर को फ़ोन करके कहते हैं कि इसको छोटा सा कर दें, बड़ा भी नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें हैं, हम वक्त का शायद साथ नहीं दे पा रहे, या वक्त जो है वो उसकी रफ्तार इतनी हपड़ धपड़ में है कि ठहर कर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो यही वजह है मैं कहा करती हूँ कि मैं ये नहीं लिख सकती। बहुत खूब। सुहेल साहब मौजूद हैं। कल सुहेल साहब हमारा नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अमजद इस्लाम साहब नहीं रहे। आपने उनके ड्रामे फिशार से आगाज़ किया था अदाकारी का, टीवी से आपका ताल्लुक़ वहाँ से बना, फिर दिन में भी आपने उनके साथ काम किया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और चूँकि वो भी टीवी के ही राइटर थे, और आज किस तरह की राइटिंग हो रही है आपके ख्याल में, और किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं? कल भी मेरे साथ ज़्यादती हुई थी। बहुत से दानिश्वरों के सेशन के बाद इन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया। आज भी मेरे दाएं बाएं जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, मैं पसीने से शराबूर हो रहा हूँ, और मैं क्या बोलूँ इनके बाद। अब मुनव्वर सईद साहब मोहतरम, उनकी गुफ्तगू के बाद, या नूरुल हुदा शाह साहिबा, या अस्कर नदीम सैयद साहब के बाद क्या बोलूँ। कल के फिक्रे से ये आगाज़ करूँगा, इस हौसले के साथ बोलता हूँ कि मुझे पता है आगे लाहौरिये बैठे हुए हैं। और मुझे ये बर्दाश्त इसलिए कर लेंगे कि मुझे मालूम है ये बकरे के साथ खोता भी खा लेते हैं। बात ये है जी कि जो मुअर्रख होता है ना जी, वो तारीख लिखता है। तारीख पढ़ने से आपको हुक्मरान और हुक्मरानी का जो तर्ज होता है उसका पता चलता है। जो अदीब शायर हैं, राइटर्स हैं, जो उनको जब आप पढ़ते हैं तो आप उस तहजीब में सांस लेना शुरू कर देते हैं। जो लिखारी हैं हमारे, उनको ये चाहिए, सकाफत जो है ये आबाओ अजदाद की रवायात का नाम है। मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि पूरी दुनिया में मैंने कहीं किसी को सकाफत की कॉपी करते किसी कौम को नहीं देखा, माँ सिवाय पाकिस्तानी कौम के। हर कौम के अंदर सकाफत सबसे अहम चीज़ है। हमारे यहाँ वज़ीर इत्तलात व नशरियात के साथ एक सकाफत का छोटा सा फुमना सा लगा देते हैं। उसको इत्तलात व नशरियात से ही फुर्सत नहीं मिलती, सकाफत को वो बेचारा क्या देखेगा। तो जो सकाफत होती है, ये जो लिटरेचर होता है, ये आईना होता है। किसी और आईने से आप किसी मुआशरे का चेहरा नहीं देख सकते। सिर्फ लिटरेचर एक ऐसा आईना है जिससे आपको मुआशरे का चेहरा नजर आता है। अब यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो हो रहा है मुआशरे में हम वही दिखा रहे हैं, वही लिख रहे हैं। मैं मादरत के साथ अर्ज करूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आर्टिस्ट है वो करियाने की दुकान नहीं है कि उसे आके कोई कहे आटा दे दो वो आटा दे दे, कोई कहे दाल दे दो वो दाल दे दे।
कोई उससे सौंफ मांगे वो सौंफ दे दे। मैं ये कहता हूं कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग उसे देखें। आर्टिस्ट इसका नाम है, आर्ट इसका नाम है। और फिर आजकल मैं देखता ये हूं, हमारी फील्ड ऐसी है, वो हर आदमी के साथ ऐसे दोस्त भी होते हैं। हमने भी शराब नोश देखे हैं। कोई एक पैग से बिगड़ जाता है, सोफे फाड़ने शुरू कर देता है। कोई 3-4 गिलास पी के और मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। याद रखिए, ये जो पॉपुलैरिटी है जिसका हमारी फील्ड से ताल्लुक है और जिस नतीजे के लिए हम ये काम करते हैं, पॉपुलैरिटी। सलामत अली खान साहब को मैंने पूछा कि फलां गुलूकार कैसा है, कहते हैं बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी वो तो खुद कहते हैं मुझे गाना नहीं आता। कहते हैं भाई वो उनकी आजिज़ी है। आप किसी आर्टिस्ट को कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके कद को मापने का पैमाना आपके पास क्या है? मैंने कहा जी आप फरमाइए। कहते हैं यही ना कि ये देखते हैं कि उसे कितने लोग पसंद करते हैं। तो भाई वो आजकल जब गाता है तो स्टेडियम भर जाते हैं। हाँ, जिस पॉइंट की तरफ आप आना चाह रहे हैं, ये बातें एकेडमियों में और ड्राइंग रूमों में बैठ के करने वाली होती हैं, ये पब्लिक में करने वाली नहीं होती। अब जो पब्लिक की लाइकिंग है, जिसे आजकल हम सोशल मीडिया के लोग फॉलोअर्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नशा है पॉपुलैरिटी। ये वो नशा है जो बड़ा खतरनाक है। दुनिया का सबसे खतरनाक नशा पॉपुलैरिटी है। दुआ ये मांगनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जितनी मुझे शोहरत दो, मुझे उसे हजम करने के लिए उस कदर पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम भी दे दो। इसे हजम करना असल बात है। भाई पॉपुलैरिटी तो अब वो एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया, उसके करोड़ों फॉलोअर बन गए। पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। आपने अब देखना यह है कि हुसैन के काफिले में शामिल होना है या यजीद के काफिले में। जब लिखने वाले हजरात, आज के लिखने वाले, आज के शायर, मैं कोई वीडियो देखता हूं या कहीं शामिल होता हूं किसी प्रोग्राम में, तो मैं देखता ये हूं कि जब वो कॉलेजों में जाके अपनी शायरी सुनाते हैं या कुछ लिखते सुनाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आगे बैठा हुआ नौजवान करे आ। भाई इस तरह की चीखते तो पैर ते पैर रखते फिर भी निकल आएगी। वो सुनाओ उनको जिसमें कुछ मकसदियत हो, कोई सोच हो, कोई विजन हो। ये लोग जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक मकसद के लिए काम किया है। जो आर्टिस्ट है वो किसी भी मुआशरे का, किसी सकाफत का वो एम्बेसडर होता है। जैसे अभी मुनव्वर सईद साहब फरमा रहे थे और मैं इनके हाथों में इनके सामने आया, तो इन लोगों ने एक एक कदम पे हमारी इस्लाह की और हमने इनकी बात सुनी। चूंकि किसी बुजुर्ग का ये कहा हुआ अपने पल्ले बांध लिया के बाद अब्बा मुराद। एक बात सिर्फ मैं कहूंगा, गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। कोई भी किसी भी मनसब पे बैठा हुआ बंदा जब अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो जाता है, तो उस फन की, उस काम की, उस शख्स की, उस मनसब की मौत वाक़या हो जाती है। जो लिखने वाले हैं उनको इन लोगों को देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि असगर नदीम सैयद कैसे असगर नदीम सैयद बने हैं। पॉपुलैरिटी हासिल करना यासिर साहब को इतना बड़ा काम नहीं है। मैं वो
जिसको सोशल मीडिया पे आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी करके आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो जो है ना जी लिखने वाला वो ड्रामा जो है ये भी लिटरेचर का बड़ा अहम हिस्सा है। हम तो उस अदब को प्ले करके दिखा रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा असरंगेज हमारा शोबा है। इसलिए जैसे थिएटर में भी हम चीखते रहे, बात करते रहे, ये इनकी सरपरस्ती में मुनव्वर सईद साहब, कबीर खान साहब, ये सब लोग अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनसे जो सीखा हुआ या जो इनका बताया हुआ था उससे जब हटना शुरू हुए तो बहुत चीखे, मगर उस वक्त ज़रूरत थी हुक्मरानों को साथ देने की। आप जब कोई भी काम करते हैं, हम ये जो इतने इतने बड़े हाल बने हुए हैं, ये कराची आर्ट्स काउंसिल को मैं ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है इस काम का, और आज ये इस तरह के लिटरेचर के और कल्चर के फेस्टिवल करते हैं। इनके लिए बड़ी ज़ोरदार तालियां बजाइए, बड़ी ज़ोरदार। बड़ी इनकी मेहरबानी, ये हमारे लाहौर में भी आए हैं, यहाँ आके इन्होंने ये काम, ये मेला सजाया है। यहाँ पंजाब बैंक का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उनके लिए भी क्लैप कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। पंजाब बैंक ने, बैंक ऑफ पंजाब ने इनका साथ दिया और आप लोगों ने ये एग्जीबिशन देखा। ये इस तरह के मेले सजने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप लगनी चाहिए, ये बड़ों को सुनना चाहिए अदब के साथ, इस सोच को परे रख के कि अकले कुल नहीं है हम। अगर हम पॉपुलर हो गए हैं या हमें 4 लोग जानना शुरू हो गए हैं तो हमारी कंप्लीशन नहीं हो गई। बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं। सबसे खतरनाक चीज इस वक्त यासिर साहब मुआशरे में ये है कि जो अगली नस्ल है वो गलती निकालने वाले को बर्दाश्त नहीं कर रही, वो गालियां देनी शुरू हो जाते हैं आगे से। आप सोशल मीडिया पे इसका मुजाहरा देखते हैं कि छोटी सी बात पे एक दूसरे को गाली गलौज। भाई कायनात का मालिक कह रहा है कि मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए दुनिया पे भेजा गया है। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये सबसे अहम बात इखलाक है, इखलाक है। हम लोग ये सारी बातें करते हैं, ये भी एक आजकल की बदकिस्मती है। बेअमल आलम इस्लाह नहीं, नहूसत फैलाता है। बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत खूबसूरत बात है। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि ड्रामों में इस वक्त जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है, मेरा आमना मुफ्ती और बीगुल से ये सवाल है कि 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ये जो ड्रामा था ये एक डेमोक्रेसी नहीं थी और बिटवीन द लाइंस लिखा जाता था और ड्रामा बहुत खूबसूरत था। अनवर साहब ने बहुत अच्छा लिखा और बहुत सारे राइटर्स ने बहुत अच्छा लिखा, अपना बेस्ट काम दिया। और अब जब डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी का हाल है वही टीवी ड्रामे का हाल है, ये क्यों है? आने से मैंने कहा कि शायद मुझे बीगुल से जूनियर होने का मौका मिल जाएगा, लेकिन यासिर की शरारत कुछ और थी। जी बहुत शुक्रिया। असल में इतने वही सुहेल साहब वाली बात है कि इतने सीनियर लोगों के बीच में बैठा दिया। वैसे हमारा जो अदब का कायदा है उसमें जूनियर्स बोलते हैं, सीनियर्स की बात पे बात नहीं की जा सकती। तो आप सबकी इजाज़त से मैं बात करना चाहूँगी। बहुत सीनियर लोग हैं और यासिर ने जो बात कही ये मुझसे हर जगह यही सवाल होता है और इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि जवाब मुआशरे के अंदर मौजूद है। डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं एक समाज के तौर पे, एक मुआशरे के तौर पे जो लोगों को बात करने का मौका नहीं देते। सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि एक ही तारीख़ को अलग होने वाले 2 मुल्क जिनका एक ही बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बार बार डीरेल इसी वजह से हुई क्योंकि यही हमारा समाजी रवैया है। और यही रवैया सियासत से जब अदब की तरफ आता है, जब एक ऐसे अदब की तरफ आता है जो जैसे कि नूर आपा ने फरमाया कि हम एक कमोडिटी बन चुके हैं, मुआशरा हमारा ख़रीदार बन चुका है। जब हम उस जगह पे आते हैं तो मुआशरा बहुत शिद्दत के साथ अदब को और उन तमाम जिहाद को, उन तमाम इम्कानात को रद्द कर देता है जो एक अदीब में मौजूद होते हैं,
जो एक नए अदीब में पनप रहे होते हैं, जो आने वाले अगले 20-50 साल का रास्ता मुतय्यन करते हैं, जो रास्ता हमारे बड़ों ने मुतय्यन किया, जो नूर आपा ने, असगर नदीम सैयद साहब ने और मुनव्वर सईद साहब ने, सोहेल साहब ने अपनी एक्टिंग से और अपने एक परफॉर्मिंग आर्ट से मुतय्यन किया था, वो रास्ता आज काशिफ निसार, बी गुल, आमना मुफ्ती और सनम सईद, बल्कि यासिर भी, शायद हम उस तरह मुतय्यन नहीं कर पा रहे अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद। तो जैसे मुनव्वर साहब ने फरमाया कि हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। हमारे लिए जमहूरियत के बावजूद, सोशल मीडिया की सपोर्ट के बावजूद, इतने सारे चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद रेजिस्टेंस बहुत सख्त है, समाजी रवैयों की भी, और वो गायब हो जाने वाली रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो उन तमाम चीज़ों के बैन हम जो काम कर रहे हैं, वो काम यकीनन उस मयार तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन खुशी की बात यह है और इत्मीनान की बात आप लोगों के भी और हमारे भी, कि आज भी हम काम कर रहे हैं। बीगुल और मैं, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद हमें इसीलिए बुलाया गया कि हमें इस दौर का नुमाइंदा समझा गया, हम दोनों को बहुत पॉपुलर राइटर नहीं है, हमारे ड्रामे हॉट केक्स की तरह नहीं बिकते, लेकिन हम मौजूद हैं, हम लिख रहे हैं, हमें यहाँ आप लोगों की अदालत में बुलाया जा रहा है, और यकीनन हम यहाँ से हमेशा ही बाइज़्ज़त बरी होते हैं। तो आज भी हम बाइज़्ज़त बरी होंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, हम तो उस सब के दरमियान 1-2-3 जिहादी हैं जो जिहाद कर रहे हैं। जो चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी जानी चाहिए, जो हम आज लिखेंगे और 20 साल बाद वो पे करेंगी, 40 साल बाद वो पे करेंगी, वो चीज़ें हम लिख रहे हैं अपने एक्सपेंस पे। क्या क्या कुछ हम फेस करते हैं वो हमें ही इल्म है, लेकिन बहरहाल हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अनवर सज्जाद साहब का ही छोड़ा हुआ रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। हमारी चाल मुख्तलिफ है, हमारी तान मुख्तलिफ है, लेकिन हम उन उसूलों से बाहर नहीं। बहुत अच्छे। बीगुल, आप इस पे अगर रोशनी डालें थोड़ी। हाँ, रोशनी बहुत डल गई है। इसमें मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ कि एज राइटर आप क्या देखती हैं कि अभी अदाकारी का क्या मयार है टेलीविज़न पे? और सच कहिएगा, क्योंकि जितने अदाकार टीवी पे काम कर रहे हैं, ये मेरा काशिफ साहब से भी सवाल होगा कि आप लोग एज राइटर जब अपना काम देखते हैं तो अदाकारी का मयार कैसा देख रहे हैं आप? ये वही वाला है जो हमारे सीनियर्स जो बैठे हैं उनका था, या अब ये बदल गया? देखिए, ये कोई एक बहुत कोलैबोरेटिव मीडियम होता है टेलीविज़न का, और ये कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं होता। ये सिलसिला लिखने वाले से शुरू होता है, लेकिन ख़त्म जाकर तो शायद एडिटर पर होता है। तो वो जो इतनी तवील कतार है उस कोलैबोरेटिव एफ़र्ट में, उसमें सबका अपना अपना हिस्सा डलता है। तो ये सारी जिम्मेदारी हम न सिर्फ लिखने वाले पे भी नहीं डाल सकते, अदाकारों पर भी नहीं डाल सकते। आई एम श्योर कि मुझे ये, मेरा अपना ख़्याल ये है कि अगर ये कहीं देखा जाए कि जी उतना टैलेंट आपको अगर नहीं नज़र आता, तो टैलेंट को पनपने की कितनी ज़मीन हासिल है, उनको कितना एक्सपोजर हासिल है। अगर आपके लिखने वाले का एक पॉलिटिकल व्यू, एक वर्ल्ड व्यू की क्लैरिटी के साथ आता है, और वो कोई चीज़, कोई कमेंट कर रहा है माशरे में, तो वो एक कंटेंट एक एक्टर को जब दिया जाता है, वो उसको किस हद तक समझ सकता है, क्या उस एक्टर को दिया जाता है। हमारे यहाँ जब हम लोग आपस में इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो अभी बुशरा ने मुझसे कहा कि भाई कब लिखोगी, मैं मतलब कब तक हम इस किस्म के रोल्स करते रहें जो हम आजकल कर रहे हैं, हमें मिलता नहीं है कुछ करने को। तो ये सारा का सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक्टर की नहीं है। किस किस्म का कंटेंट उसको मिलता है, कितना उसको उसका एक्सपोजर मिलता है, वो उससे कितना सीखता है, और फिर अपनी सोच और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उसमें ऐड ऑन कर सकता है अपने टैलेंट के साथ। ये बहुत अहम है, और ये सारा एक कोलैबोरेटिव काम है। और फिर उसके बाद हमारी देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस है, हमारा व्यूअर है, जो ब्रिज करते हैं हम उनके साथ एक आइडियोलॉजी को। तो वो सबका अगर चलता रहे सिलसिला तो बहुत अच्छी बात है। वो बार बार जहाँ टूटता है वहाँ मसाइल है। बिल्कुल सही। काशिफ निसार साहब बहुत देर से बैठे हैं। मैं सनम आपकी तरफ पहले आ सकता था, मगर सीनियरिटी के हिसाब से जा रहे हैं। मैं पहले आपकी तरफ आ जाऊं, कोई नाराज़ ना हो जाएं आप, इसलिए मैं काशिफ साहब की तरफ पहले जाऊंगा। सर, एक तो सबसे पहली बात कि आप यहाँ से बहुत सारे लोग निकल के कराची गए और आप वापस आ गए, और आप लाहौर में ही काम करते हैं, कराची में काम नहीं करते।
सरमद खूसट साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कराची जो है वो पैकेजिंग यानी डब्बा बहुत अच्छा बनाता है और लाहौर जो है वो मिठाई यानी कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है। तो आप इसलिए लाहौर में ही काम करते हैं, कराची को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, यही वजह है? नहीं, मैं कभी भी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कभी भी कराची गया ही नहीं। इनफैक्ट मैं शुरू से लाहौर में ही हूँ। सो कराची छोड़ के नहीं आया मैंने लाहौर नहीं छोड़ा बस। तो क्यों कराची नहीं जाते? वो तो लंदन में है जो कराची में थे। अब मुझे अच्छा लगता है यहाँ काम करना। और यहाँ इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली कराची, फॉर्चुनेटली उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए, इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी 90-95%। तो यहाँ बहुत सा टेक्नीशियन, बहुत आला पाए का टेक्नीशियन, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छे लाइटमैन, एक्टर्स को तो ये सहूलत होती है मेन स्ट्रीम के कराची जा सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बाकी लोग कराची नहीं जा सकते थे। सो मुझे ये लगा कि यहाँ रहना चाहिए, तो हम कोशिश करते रहे। मेरा ख्याल है कि मैं लाहौर में ही काम करूँगा जितना भी करूँगा। थैंक यू। जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। सनम, आप टीवी भी करती हैं, फिल्म भी करती हैं और अब आप वेब सीरीज़ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी वेब सीरीज़ की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं जो अभी तक आई नहीं है। जब आप देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। नेटफ्लिक्स लेवल का काम है वो, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं उसमें। लेकिन इस वक्त इस पूरे पैनल में एक आप वाहिद पर्सनालिटी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस बात का, इस पूरे सिचुएशन का, इस सवाल का कि हमारा ड्रामा जो है वो आज के माशरे की अक्कासी कर रहा है कि नहीं, आज की औरत की आप अक्कासी कर रही हैं एज एन एक्टर या नहीं? मैंने एक ड्रामा, अस्सलाम वालेकुम, पिछले 4 साल से मैंने ड्रामा नहीं किया, सिर्फ इस वजह से। जो ड्रामे में करती थी उसमें लगता था कि बिल्कुल औरतों की अच्छी रिप्रेजेंटेशन, कोई रोल मॉडल, बी-गुल के साथ आखिरी स्टेशन, आमना मुफ्ती के साथ आखिरी स्टेशन क्या था, बी-गुल के साथ तलखियाँ क्या था, कशफ क्या था, मेरा नसीब क्या था बुशरा आपा के साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स थी। लेकिन अब उस तरह के, अब हम भी उसी तरह जिस तरह हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि अब मैं भी उस तरह की बातें करने लगी हूँ कि हालांकि मैं फिर जिस तरह वो पीटीवी के ज़माने की बात करते हैं, मैं भी कोई 10 साल पुराने ज़माने की बात करती हूँ कि तब अच्छे ड्रामे बनते थे। आजकल वही चैनल हेड्स, वही प्रोड्यूसर्स, वही राइटर्स, वही डायरेक्टर्स ऐसा काम क्यों नहीं बना रहे? ये मेरी समझ से बाहर है। आपको कहाँ कमज़ोरी लग रही है? क्योंकि आपने बहुत सीधी और सच्ची बात की है इस वक्त, आपने माना है कि हाँ कमज़ोरियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। आपको कहाँ लगता है कि कमज़ोरी है? कंटेंट में जब मैं बी-गुल से पूछती हूँ हम इस पे लिखें, कहती हैं कि कोई ख़रीदेगा तो मैं लिखूँगी, तो फिर मैं चैनल हेड से पूछती हूँ और फिर आगे से जवाब नहीं मिलता, तो फिर कैसे हम कुछ क्रिएट करेंगे? तो बी-गुल ने जो अभी बताया था ना कि ये शुरू होती है राइटर से और ख़त्म होती है एडिटर पे, तो मैं उसको करेक्ट कर दूं, ये शुरू होती है चैनल हेड से और ये ख़त्म होती है टीआरपी पे। बिल्कुल। सनम की एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सनम में की क्वालिटी एज एन एक्टर ये भी थी कि जब तलखियाँ हमने किया था 10 साल तकरीबन हो गए हैं, तब मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे और ये इससे भी छोटी थी। तो हम जब तलाश कर रहे थे या ऑडिशंस कर रहे थे प्रोटैगनिस्ट के लिए, उस हीरोइन के लिए जो वो काम करेगी, तो सनम ने उस वक्त उस एज में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आई एम ओके टू प्ले अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और वो कोई 2 साल के बच्चे नहीं है, मैं 7-8 साल के 2 बच्चों की माँ बनने के लिए, वो कैरेक्टर करने के लिए तैयार हूँ। जबकि मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ ये भी मसला होता है कि मैं तो ये नहीं करूँगी और मैं तो इतनी उम्र की अदाकारी नहीं कर सकती, मैं तो ये कैरेक्टर नहीं कर सकती। तो क्रेडिट गोज़ टू हर ऑल्सो। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड देन, आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड कि इन्होंने फ़ौरन एक चीज़ को एक्सेप्ट किया और एज ए चैलेंज एज एन एक्टर किया। अच्छा, मैं बहुत थैंक यू। बट यासिर, मैं कहना चाहूँगी कि इस डिस्कशन में जो सबसे वाहिद कंपोनेंट है वो हमारे चैनल हेड्स हैं। उनको इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए, या इस ऑडियंस में बैठ के हम एक दीवार से बात करें। अभी हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि चैनल हेड कोई हो मेरे सामने बैठे, मैं बात करूँ। मुझे टीवी पे काम करते हुए तकरीबन 15 साल होने वाले हैं और मैंने 4 ड्रामा सीरियल किए हैं।
तो सोचें मैंने कैसे खाना खाया होगा। और मुझे आज तक कभी काशिफ निसार साहब, बी गुल या आमना मुफ्ती, इन लोगों ने, इनका कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ है। आई नो आपके हाथ में नहीं होता, मगर जो होते हैं वो मैं नहीं करना चाहता, और बाकी सीनियर्स तो छोड़ ही चुके हैं इस लिखना। वक्त जो बात हो रही है कि वजह क्या है, थोड़ा समय अगर उस पर मुझे इजाज़त आप लोग दें। जी जी प्लीज़। चैनल हेड की बात कर रहे हैं आप। मैंने तकरीबन सारे चैनल्स के साथ एज हेड ही काम किया है। इसमें एक हिडन कैरेक्टर रोल है जिसका जिक्र नहीं आता इस पूरे मामले में, वो है मार्केटिंग हेड। देखिए ये सारी जो बात हो रही है, इसकी जिम्मेदारी जिस पर आती है, चैनल हेड भी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मार्केटिंग हेड का क्या मामला है? उसकी जो टीम है वो खुद, लेकिन उसके साथ जो बच्चे काम करते हैं उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने करियर से है, सक्सेस से है। अब सक्सेस का जो वो देखते हैं वो उसका बेस रेटिंग है। वो अपनी सीवी बनाना चाहते हैं ताकि कल वो किसी और चैनल पर जाएं तो बताएं कि इन ड्रामों की सक्सेस रेटिंग के हवाले से हम लाए हैं। ये चीज़ जो है, इसके पीछे ये हिडन रोल है मार्केटिंग का। वो फैसला करते हैं, वो चैनल हेड को भी बताते हैं कि ये माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। बेचते भी वही हैं, कीमत भी वही लगाते हैं। असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नूरुल शाह की बात ही की एक्सटेंशन है। मार्केट मैनेजर्स के साथ मैंने जियो के साथ 10 साल काम किया, 6 बड़े सीरियल उनके साथ किए। मेरी बहस हो गई मार्केट मैनेजर के साथ, जैसे नूरुल हुदा ने कहा। मैंने कहा बात सुनो, तुम बाहर से पढ़ के आए हो, तुम बहुत कुछ पढ़ के आए हो, तुम मुझे ये बताओ कि जो बिकता है तुम उसे बेच रहे हो, इसमें तेरा क्या कमाल है? इसमें तेरा क्या कमाल है? मैं ये माल बनाता हूं, मैं तुम्हें प्रोडक्ट देता हूं, इसे बेच के दिखाओ, फिर कमाल है। सो तुम्हारा इल्म ये है कि जो माल मुख्तलिफ हो उसको कैसे बेचना है, उसे बेच के दिखाओ। ये उसके पास कोई जवाब नहीं था। बात ये है कि ये सिर्फ सरमायादारों के एजेंट हैं, उनके इनकम टैक्स बचाते हैं, ये उनको इनकम टैक्स में सहूलतें दिलवाते हैं। दैट्स इट। सर एक मेरा जो है, तकरीबन हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं, कोई मुझे बता दे हम कितना टाइम हमारे पास और है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, या ये सेकंड लास्ट होगा, कि स्टेट टेलीविज़न और नेशनल टेलीविज़न में क्या कोई फ़र्क है? और इस वक्त जो हमारा नेशनल टीवी है, जो हमारा पीटीवी है, इसके ये हाल कैसे हो गए हैं और इसके हाल कब बेहतर होंगे? हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे ड्रामे पीटीवी पे देखे हैं और आज जो पीटीवी प्रोड्यूस कर रहा है वो देखने के काबिल नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ के हमारे स्टेट टेलीविज़न पे, जिसका हम 100 रुपये हर महीने देते हैं और हम देखते भी नहीं हैं, उस पे एक बाहर के मुल्क का ड्रामा भी आके चलता है और हमारा ड्रामा इस काबिल ही नहीं है कि हम देख सकें। सुहेल साहब आपसे शुरू करेंगे, मुनव्वर साहब आप भी बताइएगा, सर आप भी। मैंने पहले भी अर्ज किया ना जी कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। जो अभी सैयद साहब ने बात की है वो यही है। अब मसला ये है कि ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप बी गुल साहिबा का स्क्रिप्ट देखें, उसमें सास और नंद जो हैं वो दोनों की सुलह है, लड़ाई नहीं है। तो सारा जोर जो है वो सास और बहू की लड़ाई पे है। यार छोड़ दो, घर में खामद मौजूद है, सुलह करा देगा, आप ड्रामा करो जाके। आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? ये काशिफ निसार साहब जो यहाँ हैं, माशाल्लाह लाहौर में काम कर रहे हैं और हर दफ़ा आप जो जिक्र कर रहे थे कि सारे अवार्ड उठा के ले आते हैं, इनके स्क्रिप्ट आप देखें, इनका काम देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें कोई मकसदियत है, उसमें कोई सोच है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट उठाया जाता है जिससे मुआशरे की इस्लाह हो और इंटरटेनमेंट भी है। ये नहीं है कि इंटरटेनमेंट नहीं है।
लोग देखते हैं, लोग इनको वॉच करते हैं, इनकी रेटिंग आती है तो अवार्ड भी मिलते हैं और सारा कुछ होता है ना जी। इसलिए मसला सिर्फ इतना है कि सिर्फ पैसा देखना है या कोई मकसदियत और कोई सोच को भी प्रमोट करना है। मुनव्वर सईद साहब, पीटीवी के हाल कैसे बेहतर हो सकते हैं? बदकिस्मती हमारी ये है कि पीटीवी पे अब काम नहीं हो रहा, सिर्फ नौकरी हो रही है। बहुत एक ज़माना था कि पीटीवी पे सिर्फ काम होता था, नौकरी बिल्कुल पीछे थी। लेकिन अब नौकरी इम्पोर्टेंट हो गई है, काम बिल्कुल पीछे रह गया है। इतने बड़े बड़े स्टूडियोज यहाँ बने हुए हैं पीटीवी के सेंटर्स में, वो मैं जाता हूँ तो अजीब सी मेरी कैफियत होती है देख के कि सुनसान पड़े हैं, खाली पड़े हैं, वहाँ काम ही नहीं हो रहा। आप बाहर से ख़रीद के पीटीवी पे दिखा रहे हैं ड्रामे, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हालांकि कर सकते हैं, बड़े ज़हीन लोग भी मौजूद हैं, अभी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि उनसे, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाइए इससे पहले कि वो हमारे पास से चले जाएं। बुशरा अंसारी साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। ये पाकिस्तानी टेलीविज़न पे अब तक बेहतरीन अदाकारी कर रही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि आप अभी तक, आपका एक बहुत हिट ड्रामा भी चल रहा है, आपको किस तरह के रोल ऑफर हो रहे हैं और आप किस तरह के किरदार कर रही हैं? और पहले जैसे पीटीवी पे आपने काम किया है, क्या वैसा काम अभी हो रहा है? एक तो माजरत के मैं बीच में से मुझे जाना पड़ा है, मेरी फ़्लाइट है, मैं इसलिए उठ नहीं पा रही थी। लेकिन सबकी बातें इतनी दिलचस्प और इतनी काम की और हमारे मतलब की हैं कि बीच में से जाना नहायत बदतहज़ीबी है। और ये जो आपने मुझसे सवाल किया, ये तो एक मेरे दिल का ज़ख़म है। अब से कुछ साल पहले तक मैं किरदार करती थी जो याद रहते थे। बिल्किस कौर मैंने किया, सीता बागड़ी मैंने किया, साइमा चौधरी मैंने किया, आंगन टेढ़ा मैंने किया। तो मेरे पास कोई 5-7 कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो मुझे करने को मिले। अब मैं या तो ये काम छोड़ दूं कि ऐसा कुछ मेरे लिए लिखा नहीं जा रहा। मैंने अभी बिगुल से ही कहा कि कुछ मुझे जहन में रख के कभी तो कुछ लिखें। या नूर लिखती थी हमारे लिए, नूर ने भी ज़ाहिर सरेंडर कर दिया। तो हम क्या करें? हम सब सोचते हैं, मैं, सबा, रुबीना, समीना अहमद, हम सब सोचते हैं कि क्या करें। मैं वैसे 1.5 साल बाद मैंने ये 2 ड्रामे किए, मैं नहीं कर पा रही थी। फिर यही कुछ कर रही हूँ और शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप थप्पड़ मार के आई हैं किसी को। मैं कनाडा गई थी, उससे कहा अम्मा आपने थप्पड़ मारा है लड़की को। और मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मैंने इस पर बहस की। मैं किसी ड्रामे का नाम नहीं ले रही। तो वहाँ ये था कि नहीं, मैंने कहा मैं उसको थोड़ा सा झंझोड़ दूँ, मैं कह दूँ गेट आउट, उसकी बेइज्जती इसमें ही काफ़ी हो जाएगी। मगर वहाँ से इसरार था। या तो मैं रात के 3 बजे सेट छोड़ के झगड़ा करके चली जाती और फिर प्रोडक्शन हाउस का नुकसान होता। तो बस फिर वहाँ, तो ये एक बहुत दुख की बात है कि वो किरदार अब नहीं लिखे जा रहे और शायद वही 4-6 किरदार हैं जिसको मैं याद करती रहूँगी। अफसोस कि ऐसे लोगों ने तो लिखना छोड़ दिया। मेरी तो ये जान जिगर भी हैं और मैं समझती हूँ कि ये असगर साहब, अमजद साहब, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, एक लंबा सिलसिला हमारे पास जो रहा, उसकी आखिरी कड़ी नूर हुदा शाह थी जिन्होंने लिखना छोड़ दिया। और अब बीगुल तो मुझे पूछ नहीं रही, मैं इनको भी पूछ रही हूँ। ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि मैं बड़ी होके क्या बनूँगी। मेरा भी तो सोचे मैं बड़ी होके क्या बनूँगी। सो आप सब का बहुत शुक्रिया एंड आई एम सो सॉरी मुझे बीच में छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि दिल नहीं चाह रहा। और आप सब, आई लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा ये जरा इनको खाली व्यास को देखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां बुशरा अंसारी साहबा के लिए। देखिए फर्क सिर्फ ये हुआ है कि पहले पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड टीवी था, अब कॉर्पोरेट ओरिएंटेड टीवी है। वो पब्लिक की ध्यान नहीं करते, वो पैसा बनाने का सोचते हैं। और जब तक अब ये सिस्टम रहेगा ऐसे ही रहेगा। फिर एक चैनल था, बेस्ट क्रीम ऑफ द पीपल वर विद पीटीवी। आज जो कोई है, सबसे जो बुरे प्रोड्यूसर है वो पीटीवी के हैं। थैंक यू सर, सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यासिर साहब मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, आपने सवाल मुझे कुछ और किया, मैं निकल कहीं और गया। पीटीवी के हवाले से मैं आपको वजाहत कर दूं जी। मैंने एक दफ़ा एक दोस्त से कहा कि यार मैं कोशिश करता हूं कोई दुकान खरीद लूं या कोई घर बना के तो उसे किराए पे दे के तो मेरा फिर गुजारा अच्छा हो जाएगा, मुस्तकिल खौफ उतर जाएगा मेरे ऊपर से काम का और ये रोटी रोटी का।
उसने मुझे कहा कि बिल्कुल हरगिज ये काम ना करना, तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी माजूर हो जाएंगे। असल में पीटीवी ने बिजली के बिल में जो फीस लगा दी हुई है, उनको अपनी तनख्वाहें मिल जाती हैं, वो क्यों ड्रामा बनाएं भाई। पहले पीटीवी को तनख्वाहें देने के लिए, अपने अखराजात चलाने के लिए ड्रामा बनाना पड़ता था, उसे बेचना पड़ता था और हमारा भी फायदा हो जाता था। बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो वो उन्होंने वो अपना जो फीस है, वो जो भी अब मेरा हाल है वो 300-400 हो गई हुई है, वो बिजली के बिल में लगा दी है। जो वेल्डर की दुकान पे भी जा रहा है बिल, जो उस बेचारे ने टीवी नहीं लगाया हुआ, तो वो उनको अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ड्रामा खत्म हो गया हुआ है, बात खत्म हो गई बस। बिल्कुल सही सर, पीटीवी का ये मसला है। सच्ची बात। बीगुल कोई बात बताना चाह रही है काशिफ निसार साहब की। काशिफ बहुत खामोश बैठे हैं कि काशिफ सिर्फ सेट पे बात करते हैं या हमें डांटते हैं जब स्क्रिप्ट आती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही थी कि क्योंकि बात हो रही थी कि कितने अवार्ड्स हमेशा उठाते हैं और इनका जो काम है वो अलग है, जैसे अभी सुहेल साहब ने भी कहा। बात सिर्फ आर्टिस्ट की अपनी एक कैरेक्टर की भी होती है। अभी कुछ दो तीन रोज़ पहले काशिफ ने बिल्कुल चलते चलते एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जिसे मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इनके इस वक्त ये कोई एक प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें एक बच्ची, एक यंग लड़की जो है वो इनकी लाइन प्रोड्यूसर है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज एक बहुत अच्छा, बड़ा दिलचस्प मंजर देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने कि मैं शूट पर था, तो जब वो ख़त्म हो रही थी तो वो लड़की जो थी वो बड़े मज़े से टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठी थी और सारे मर्द जो काम कर रहे हैं मेरे सेट पे कतार लगाकर खड़े थे जिसको उसने अदायगी करनी थी। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो लड़की आज वहाँ बैठी है और ये लाइन लगा के खड़े हैं कि आप मुझसे पैसे लो। तो देखिए ये बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक इंसान का अपना जहन कैसा है, वो कैसा सोचता है, जो एक ख़ास वैल्यू सिस्टम्स हैं माशरे में, उसके ऊपर उसका क्या कमेंट है वो उसके काम में रिफ्लेक्ट करता है। वाह काशिफ साहब। काशिफ साहब आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? क्या पीटीवी से आपको कभी ऑफर हुई है ड्रामा बनाने की? आप पाकिस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं। दरअसल हमने कहानी उतनी ही सुनाई जितनी हमें इजाज़त दी। ये हमसे जो सीनियर लोग थे, इनका एक पॉलिटिकल व्यू था, एक आइडियोलॉजी थी, तो ये बैन बात कर जाते थे। पहले स्टेट कंट्रोल करता था, अब सेठ कंट्रोल कर रहा है पूरी मीडिया को। अच्छी लाइन है, पहले स्टेट कंट्रोल करता था, अब सेठ कंट्रोल। कहानी हमने कभी भी ईमानदारी से नहीं सुनाई, ना हमें सुनानी दी गई। तो स्टोरी टेलर जब पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता ना, तो फिर वो मॉरल पॉलिसिंग शुरू कर देता है। सो फिर हमने अच्छे किरदार ब्लैक एंड वाइट के बीच में रख के ख़ास किस्म की औरत तराश दी, ख़ास किस्म का मर्द तराश दिया। जब तक पॉलिटिकल कमेंट नहीं होगा ड्रामा बामानी नहीं होगा। सो हमें ये बहुत गुनी लोग थे, उस वक्त भी अपनी बात कर जाते थे। मुझे लगता है कि आज जो हम जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है, इंक्लूडिंग मी, शायद नज़रिया नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी आपको ड्राइव देती है। सो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल हमारा जो ड्रामा है वो बिल्कुल भी अक्कासी नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो जो 1500-1800 मीटर जहाँ जहाँ लगे हैं वो माशरा है तो उसकी अक्कासी है। अदरवाइज़ मैंने तो आज तक कराची नहीं देखा, एक ख़ास किस्म का कराची देखा है। कराची में 60% औरतें गारमेंट इंडस्ट्री से हैं, मैंने कभी उनकी कहानी नहीं सुनी। बलूचिस्तान जल के भस्म हो गया, हमने कोई कहानी नहीं सुनी। 30 साल से हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे क्या असर हुआ वहाँ पे रहने वाले, और आज की वो जो इसके बाद जो जनरेशन तैयार हुई है, हमारे पास उनकी कोई कहानी नहीं है। सो 20 से 28 के दरमियान की एक लड़की डाइजेस्ट पढ़ने वाली जो हीरो की तलाश में है, एक उसकी सास है, कोई 2-4 नंदे वंदे हैं, अगर ये ही है कहानी या रिप्रेजेंटेशन या अक्स, तो आई एम सॉरी, नहीं, ड्रामा नहीं करना। असगर नदीम सैयद साहब की आखिरी बात सुनेंगे, उसके बाद इजाज़त लेंगे आपसे।
इतनी है कि जब फिल्म का मीडियम दुनिया में आया तो ये तारीख बताती है कि रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटानिया, इटली, ये वो मुल्क थे जिन्होंने फिल्म को लॉन्च किया, फिल्म को ताकत दी। तो उनका ही एक जुमला है इन सारे मुल्कों का कि अगर फिल्म को बचाना है, ये बात हो रही है 1910 की, 1910, कि अगर फिल्म को बचाना है तो इसका रिश्ता क्लासिकल लिटरेचर से जोड़ दो। और उन्होंने अपनी क्लासिक से उसका रिश्ता जोड़ा, जिसकी वजह से जितना बड़ा क्लासिक था वो फिल्म में डेवलप हुआ, फिल्म में अडेप्ट हुआ। मैं सीधी बात करूंगा कि हमारा लिटरेचर बहुत बड़ा है, हमारा फिक्शन बहुत बड़ा है। और फिक्शन सिर्फ वो नहीं जो यहाँ लिखा गया है, फिक्शन वो भी है जो इंडिया में लिखा गया है। हमारी लेगेसी एक ही है। इस फिक्शन से अगर हम अपने आप को जोड़ लेते तो हमारा ड्रामा कभी नीचे ना जाता। आज भी वक्त है कि लिटरेचर के नुएंसेस को पीटीवी का हिस्सा, पीटीवी कह रहा हूँ, टीवी का हिस्सा बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तमाम पैनल पे मौजूद लोगों का, मेरे सीनियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और आपने टेलीविज़न पर बात की। और मज़े की बात है कि हम स्टेज पे बैठ के टीवी डिस्कस कर रहे थे और टीवी को ये बात पता भी नहीं है कि वो डिस्कस हो रहे हैं। और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जो हम 400 रुपये बिल में देते हैं पीटीवी, उसका हक अदा करे। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो चैनल ओनर्स हैं और जो हमारे मार्केटिंग हेड्स हैं वो थोड़ा सा कोई किताब पढ़ लें, कोई नॉवेल पढ़ लें, कोई आर्ट और कल्चर की बात सुन लें, ताकि हमें कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो काम आप लोगों ने किया वो अब तक है और आगे भी रहेगा, और जो काम आप लोग कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर का ही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर। बहुत सारी तालियों में इन सबको खुदा हाफिज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू वेरी मच।